नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। 20 फरवरी की वोटिंग के बाद सभी को एग्जिट पोल का इंतजार था। हम एग्जिट पोल नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि झांसी सदर विधानसभा, चाहे बबीना विधानसभा हो, चाहे गरौठा विधानसभा हो, चाहे मऊरानीपुर विधानसभा हो, इन विधानसभाओं में किस मुद्दे पर कैसी वोटिंग हुई। इसमें हमारे साथ रहेंगे विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर कौशल त्रिपाठी जी और अमर उजाला के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विकास अनाड जी, और लगातार कई पत्रिका ईटीवी और एनवीटी ऑनलाइन देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। उनसे बातचीत हुई अंश का भी हम आपको सुनाएंगे। उसके पहले देखते हैं कि झांसी में रवि शर्मा और सीताराम का मुकाबला है। अगर कैलाश साहू और राहुल रछड़िया को वोट ज़्यादा मिल जाता है, ये दोनों प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो रवि शर्मा का चुनाव हारना तय है। वहीं अगर बात करें मऊरानीपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर अगर रोहित रतन अपनी जमानत बचाने में सक्षम हो जाते हैं, तो फिर तिलक चंद के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अगर रोहित की जमानत जब्त होती है, तो यहाँ तिलक चंद को काफ़ी बड़ा एज मिल रहा है। वहीं अगर बात करें गरौठा की, यहाँ अगर नेहा संजीव निरंजन और वीर सिंह गुर्जर अपनी जमानत बचाने में सफल होते हैं, तो दीप नारायण सिंह यादव को एज है। अगर इन दोनों की जमानतें नहीं बचती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस यहाँ काफ़ी आगे दिख रही है। अगर बात करें बबीना विधानसभा की, यहाँ राजपूत वोटर बड़ा फैक्टर है। अगर राजपूत वोटरों ने एक तरफा वोटिंग बीजेपी के लिए की, तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। वहीं अगर राजपूत वोटर ने एक तरफा वोटिंग बीएसपी के लिए की, तो बीएसपी भी जीत सकती है। अगर राजपूत वोटर 50-50 बटा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। अब आप सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों से हुई बातचीत का अंश। भाई साहब, 20 फरवरी को वोटिंग हुई थी तीसरे चरण में अपने झांसी जिले में। हाँ, जो रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं, चाहे झांसी सदर की हो, चाहे बबीना की हो, चाहे बहू की हो, चाहे गरौठा की हो, क्या रिपोर्ट्स हैं अलग अलग विधानसभाओं की आपके पास? देखिए, हम अगर झांसी की बात करें चारों सीटों की, तो वोटिंग के जो मुद्दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तरफ से प्रभावित करने की कोशिश की है। लोगों ने सभी मुद्दों पर वोट किए हैं। अब किस मुद्दे पे ज्यादा वोट हुई है, किस मुद्दे पे कम हुआ है, इस बात का आकलन होना बाकी है। अब जैसे बात करें भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन की, तो उन्होंने अपने 5 साल की उपलब्धियां बताई हैं, जो कल्याणकारी उनकी योजनाएं थी, लोगों को किस तरह से मदद दी गई अनाज के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से, वो ये बता रहे हैं। जो किसानों को उन्होंने दिया। दूसरी जो समाजवादी पार्टी जो है, उसने जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी है, मुफ्त बिजली की बात की है, और कुछ जातियों को उन्होंने, जो ओबीसी की बड़ी बड़ी जातियां थी, उनको अपनी ओर जोड़कर टिकट दिया है। एसटी बिरादरी के भी कई टिकट उन्होंने अपनी पार्टी से दिए हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने ऑफर किया उन्हें अपनी ओर आने का। तो चुनावी पिच पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने सबको लुभाने की कोशिश की है, और इसका नतीजा ये है कि झांसी की चारों सीटों पे देखिए बहुत दिलचस्प मुकाबला है, और आमने सामने सपा और भाजपा दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और भी है कि बसपा भी आप देखेंगे सीटों पर, तो बसपा ने भी अपनी उपस्थिति दमदार दिखाई है, और वो किसका समीकरण बनाती बिगाड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी बताइए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बसपा ने किसी को हरा और जिता सकने की पोजीशन में है? निश्चित तौर पे कांग्रेस और बसपा को इस लिहाज से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बसपा तो वोट ठीक ठाक पा रही है, और कई जगह पे वो मतलब वो जैसे झांसी जनपद में तो मुश्किल है उसका, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई सीट वो निकाल ले, क्योंकि बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित, हाँ, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित रहता है, और इस बार बसपा का वोट प्रतिशत बड़ा है। तो ऐसे में यदि वो कोई भी सीट निकाल ले, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहीं भी फाइट में नहीं है, झांसी जिले की किसी भी सीट पे फाइट में नहीं है, लेकिन उसके जो कैंडिडेट हैं वे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कितना कर रहे हैं, ये हमको 10 तारीख को पता चलेगा। जी बताइए। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए, अगर हम बात करें मऊरानीपुर में बड़ा दल बदल देखने को मिला है इस चुनाव में। सपा का पूर्व विधायक रश्मि यादव भाजपा में चली गई, फिर अपना दल में गई, उन्हें टिकट होता है।
और बसपा के कद्दावर नेता तिलक चंद अहिरवार सपा में आगे चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, बसपा में तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं रोहित रतन, जातीय समीकरण के हिसाब से शुरुआती दौर में वो लीड लेते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में जिस तरह का समीकरण बना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे वहां टिकट नहीं दिया, फिर सपा से जो पूर्व विधायक थी उनकी एंट्री बीजेपी में हुई, फिर बीजेपी के रास्ते अपना दल के सिंबल पे उन्होंने चुनाव कैंपेन किया। फिर वहां जिस तरह से पूरा बीजेपी का कैडर बिखर गया, बीजेपी का कैडर वहां एक तरह से भ्रमित सा दिखा, तो उसको लेकर फिर जो माहौल बदला, फिर बीजेपी के कई नेताओं ने जिस तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया, तो वहां फिर बाद के दौर में ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और भाजपा गठबंधन के बीच में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि बसपा भी वहाँ बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है वो वहाँ समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन की प्रत्याशी उनके बीच में दिख रहा है। झांसी सदर में पिछली बार रवि शर्मा 55,000 वोटों से चुनाव जीते थे, हाँ, बड़े मार्जिन से। हाँ। इस बार स्थिति ये है, पिछली बार 3 प्रत्याशी थे, कांग्रेस सपा के गठबंधन था। कांग्रेस ने राहुल राय को टिकट दिया था और बसपा ने सीताराम कुशवाहा को टिकट दिया था। इस बार बसपा ने कैलाश साहू को टिकट दिया है और कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे को राहुल झरिया को उतारा और रवि शर्मा अपने आप में ब्राह्मण चेहरा, और तीसरा बड़ा चेहरा अरविंद वशिष्ठ जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए। क्या इससे लगता है ब्राह्मण वोटों में बिखराव देखने को मिलेगा सदर में? ये बात सही है कि जैसे सपा ने कुशवाहा बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट दिया है और उसी तरह कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा मैदान में और बसपा ने साहू, तो ये तीनों बिरादरी एक मुश्त मतलब ठीक ठाक संख्या में बीजेपी को वोट करती है। लेकिन हुआ यह है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस लग रहा था कि जो है यहाँ ठीक ठाक चुनौती देगी बीजेपी को, लेकिन किस काम से ऐसा हुआ कि कांग्रेस अपना चुनाव कैंपेन उस तरह से खड़ा कर नहीं सकी। लेकिन ये ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने मजबूती दिखाई है और इस सीट पे जैसा पूर्व में अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा और बसपा की टक्कर पूर्व में होती रही है, इस बार समीकरण बदला है। इस बार जो है जो फाइट दिखाई दे रही है वो सीधे सीधे भाजपा और सपा में दिखाई दे रही है। तो सपा के लिए तो पहली संतोष की बात यह है कि वो मुख्य मुकाबले में झांसी सदर सीट पे पहली बार आई। और हाँ, झांसी सदर सीट पे हमारा जितने समय से देखना है तो हमको ऐसा लगता है कि झांसी सदर सीट पे समाजवादी पार्टी पहली बार फाइट में दिखाई दे रही है। बसपा इस सीट पर एक तरह से लॉस में दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने पिछली बार जिस तरह चुनाव लड़ा था, जबकि पिछली बार जिस प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव में उतारा था उनका मतलब सजाती उस तरह से जनाधार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव मतलब एक ठीक तरीके से चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस कैंडिडेट अपना चुनाव क्यों नहीं उठाता, ये कांग्रेस संगठन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आगे भी होते हैं और चुनाव की तैयारियां भी कांग्रेस दावा कर रही थी कि लंबे समय से कर रही है। तो और कैंडिडेट भी ऐसा नहीं, कैंडिडेट उन्होंने ठीक चुना था, लेकिन वो चुनाव अपना क्यों नहीं उठा पाए, इस बात पर कांग्रेस संगठन को विचार करना चाहिए। ये बात सही है कि बीजेपी कैंडिडेट की घेराबंदी अगर इस तरह से देखें टुकड़ों में तो 3 तरफ से हुई है। कई मुद्दे भी थे, सामाजिक मसले और रोजगार से जुड़े मसले, उसने भी बीजेपी का नुकसान किया है। लेकिन जैसे विधायकों के प्रति जो पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, तो अपना जो बीजेपी के यहाँ के जो विधायक हैं तो वो उनका क्या है, लोगों में जो छवि रही है मिलनसार रहे हैं और विपक्ष की तरह भी राजनीति के पब्लिक के बीच में जाने की बात है, तो इन सब व्यक्तिगत व्यवहारों से वो थोड़ा सा मतदाताओं को अपनी ओर रोके हुए हैं, तो उनके खिलाफ उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये बात सही है क्योंकि हाँ, अगर हम बात करें बबीना सीट की, बसपा के पूर्व विधायक कृष्णपाल राजपूत भाजपा में होते हैं और सपा के कद्दावर नेता मतलब टिकट में नंबर 2 यशपाल के बाद नंबर 2 जिनका नाम चल रहा था टिकट की रेस में, वो भी भाजपा में शामिल होते हैं। क्या ये दोनों भाजपा को कुछ फायदा पहुंचा पाएंगे बबीना में कि नहीं पहुंचा पाएंगे दोनों की आने? चाहे कृष्णपाल राजपूत हो या फिर आपने जिनकी बात की है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अगर ये दोनों वीरेंद्र प्रताप, अगर ये दोनों लोग खुद चुनाव लड़े होते तो निश्चित तौर पे भाजपा का या समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकने की स्थिति में थे। लेकिन क्योंकि ये इधर से उधर हो गए तो इनके जाने न जाने से 100, 200 या 500 वोट सिर्फ इतने का अंतर पड़ना है, चाहे केपी राजपूत हो चाहे वीरेंद्र प्रताप सिंह हो। 1000 मतलब 200 से लेकर 1000 तक के वोटों को ये प्रभावित कर सकते हैं, उससे ज्यादा वोट ये प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर अलग अलग तो ज्यादा वोट मिलते हैं।
व्यक्तिगत ही लड़ते तो इनको वोट मिलता है। ये वोट व्यक्तिगत तो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने लंबा क्षेत्र में काम किया है। जब आप पार्टी छोड़ देते हैं, मैदान में उतर आते हैं, तो लोगों की सिंपैथी होती है। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, आप वोटों का ट्रांसफर कराने, मतलब आप एक तरह से जो है प्लेयर के, हाँ, वो आप नेता नहीं थे, वो प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं, तो पब्लिक इस तरह से वोट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो नहीं पाता है, तो उसका तो इम्पैक्ट नहीं है। ये बात सही है कि राजपूत कैंडिडेट बीएसपी ने जिस तरह से उतारा है, तो जातीय हिसाब से तो मजबूत कैंडिडेट है। उसके बाद फिर उमा भारती ने राजीव सिंह परीक्षा जो बीजेपी के, उनके फेवर में कैंपेन किया है। तो राजपूत बिरादरी के वोटों पर सबकी नजर इसलिए भी है कि यदि राजीव परीक्षा से राजपूत छिटकते हैं तो बीएसपी कैंडिडेट मजबूत हो जाएंगे, और यदि मान लीजिए राजपूत बिरादरी बराबर बढ़ती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। राजपूत बिरादरी का जो कंफ्यूजन है उसको लेके यहाँ आकलन ये किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई है, लेकिन राजीव पारीक्षा ने भी चुनाव आखिरी समय तक जो है बहुत मजबूती से लड़ा है। अभी तक तो वहाँ सपा और भाजपा के बीच फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन नजर इस बात पर रखनी होगी कि बसपा को कितने वोट मिलते हैं। उस हिसाब से इन दोनों में से किसी का समीकरण बन या बिगड़ सकता है, और ये भी संभव है कि बसपा ठीक ठाक स्थिति में आ जाए। गरौठा की बात करते हैं, आखिरी 2 दिनों में काफी मारपीट भी देखने को मिली गरौठा में। हाँ, उस मारपीट गरौठा में एक चीज रहा कि जो वर्तमान विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा कुछ चीजों को बनाया था, जिस तरह के आरोप वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीप नारायण यादव, जिस तरह के आरोप वो उन पर लगाते रहे हैं, तो उसी तरह के आरोप हमको देखने को मिले कि पिछले 5 सालों में कई मसले ऐसे आए कि उसी तरह के आरोप उलटकर उन पर भी लगाए गए। तो ये चुनाव एक तरह से फंसा हुआ था चुनाव दिखाई दे रहा है। दोनों ही तरफ से उसी तरह के हथकंडे अपनाए गए, और दोनों ही पक्षों पर मारपीट के आरोप लगे, दोनों ही पक्षों पे मारपीट के मुकदमे हुए, दोनों ही पक्षों पे। तो ये चुनाव का लेवल वहां तो थोड़ा सा गिरा है, गरौठा में चुनाव का लेवल गिरा है। लेकिन ये मानिए कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में वहाँ फाइट जो है मजबूती से है, वहाँ कोई तीसरा एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस और बसपा के बढ़ने से गरौठा में किसको नुकसान है? कांग्रेस और बसपा का वोट बढ़ता है। कांग्रेस ये है कि कांग्रेस कुछ वोट हासिल करेगी, और बसपा का भी अपना जो वोट होता है, बसपा लेकिन अपेक्षाकृत वहाँ बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ गरौठा में जो है तीसरा एंगल कोई कारगर बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। नुकसान किसको करेगी कांग्रेस और बसपा गरौठा में? देखिए, कांग्रेस कुर्मी समाज को दिया था, कुर्मी समाज को टिकट दिया था। तो यदि कांग्रेस प्रत्याशी का कैंपेन मजबूत हुआ है और उन्होंने वोट हासिल किया है, तो फिर वो वोट सीधे तौर पे जो है बीजेपी का नुकसान। महिला प्रत्याशी, हाँ, सीधे पटेल जो उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है जिसको नेहा निरंजन को, तो सीधे तौर पे वो जितनी बढ़त लेगी तो वो बीजेपी का वहां नुकसान हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस बार सपा का बसपा प्रेम काफी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे जो बसपा के वोटर हैं उनकी जो नाराजगी है, जहां उनको ये दिखा कि उनकी अपनी पार्टी का प्रत्याशी फाइट में नहीं है, तो कई सीटों, हालांकि गरौठा या बमीना इनकी स्थिति के बारे में सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि बसपा के वोटरों ने कई जगह शिफ्ट सपा की ओर किया है। उसके कारण जो है ये भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में आरक्षण वगैरह को लेकर जिस तरह की बातें, वो बगल का जिला है ललितपुर, यहाँ पार्टी ने 6 टिकटों में से 4 टिकट बसपा के कार्यकर्ताओं को दिए। चाहे ललितपुर की सीट हो, वहां बसपा के पूर्व विधायक कुछ सपा का सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे मेहरवानी हो, वहां बसपा के पूर्व विधायक पेरलाल सपा के सिंबल पे लड़ रहे हैं। आप झांसी सदर ले लो, बसपा के पूर्व प्रत्याशी सपा के सिंबल पे लड़ रहे, चाहे मऊरानीपुर ले लो। हाँ, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी और एससी की कई बिरादरियों को बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं, और ये सीधे सीधे एक तरह से ऑफर है कि आप हमारी ओर आइए। और निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि वो बिरादरियां आ नहीं रही, वो बिरादरियां आ भी रही हैं, और अगर उन बिरादरियों ने ठीक ठाक मूवमेंट किया है तो फिर ये समाजवादी पार्टी को बढ़त दिला सकता है। सरकार के बारे में बुंदेलखंड में भाजपा सबसे मजबूत दिख रही है, क्या आपके अनुसार जो ये स्थिति सब जगह है? नहीं, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी अन्य पूर्वांचल, पश्चिम और मध्य की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि यहाँ 19 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन यहाँ भी ठीक ठाक उसका लॉस हो रहा है। 10 से 12 सीटें भी अगर यहाँ बीजेपी को मिल जाए तो फिर वो अधिक मानी जाएंगी। नमस्ते सर जी, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार।
सर, विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई झांसी जिले में, कम वोटिंग होने से आप किसको फायदा और किसको नुकसान देखते हैं? देखो, जहाँ तक कम की बात है तो जो वोटिंग के आंकड़े देखने में आए हैं मेरे उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। 1% के आसपास या इससे ज्यादा 1-1.5% होगा, इससे ज्यादा कम नहीं है। तो ये कहना कि कम हुई है तो कम तो नहीं है, हाँ लगभग उसी तरीके की है, बहुत नॉमिनल कम है। तो मुझे लगता है वोटिंग पैटर्न से तो कुछ बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता है कि ज्यादा कम से किसको नुकसान पहुंचा है। हर सीट पर सपा भाजपा की नेक टू नेक फाइट है। क्या आपको लगता है बसपा और कांग्रेस समीकरण बिगाड़ सकती है किसी भी पार्टी का? देखिए, ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का कि जहां पर ऐसा मीडिया के माध्यम से या चर्चाओं के माध्यम से या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उनका अपना मानना है कि ये चुनाव जो है वो 2 ध्रुवों पर लड़ा जा रहा है, सपा और भाजपा के पक्ष में। देखिए, कांग्रेस का 7% वोट रहा है उत्तर प्रदेश से पिछले चुनावों में, तो 7% अपने आप में बहुत कम है। और इसका मतलब जो 7% वोट जो है वो लॉयल वोट बचा है, फ्लक्चुएटिंग वोट बहुत ज्यादा नहीं है। तो कांग्रेस का वोट में बहुत ज्यादा 1-8% पे आएगा, तो ना वो बहुत पहले मायने रख रहा था ना वो वर्तमान में है। जहां तक बसपा का है तो बसपा का पिछले 3 चुनाव से अगर हम लेकर करके चले कि उनका जो वोट बैंक है वो 22% के आसपास स्टेबल रहा है। अब ये है कि ये अभी हम लोगों की मान्यता है कि वो 22% से नीचे आएगा और जिस प्रकार से सर्वे दिखाई गई कि वो 4-5 11% 12% आएगा। तो अब ये एक तरीके से परीक्षा भी है बसपा के वोटर की कि बसपा का वोटर वास्तव में लॉयल है कि नहीं है। तो अभी तो जब मत नहीं सब पड़ गया है तो अब चुनाव के बाद में मालूम चलेगा कि बसपा की स्थिति क्या थी। 2 ध्रुवीय चुनाव था कि 3 ध्रुवीय चुनाव था। झांसी सदर से कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया, गरौठा से कुर्मी को टिकट दिया और बबीना से पंडित को ब्राह्मण को टिकट दिया। क्या लगता नहीं है कि भाजपा के वोट काटने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की जाति को ध्यान रखा? देखिए, राजनीति जो होती है उसमें ये सब सभी प्रकार के दांव पेच होते हैं और हर पार्टी जो है वो अपने हिसाब से जो है दांव पेच चलती है। किस जाति के प्रत्याशी को टिकट देना है, क्या करना है, तो ये सब पीछे कारण रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने हितों को ध्यान में रख करके कार्य करता है। लेकिन हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सामान्यतः जो वोटर है वो अब हर पार्टी का एक स्टेबल वोट बचा हुआ है। तो 3-4% वोट जो है जो फ्लक्चुएटिंग रहता है वो तो इस मामले में जाता है, लेकिन बाकी बहुत अधिक स्टेबल रहता है। हाँ, अभी 3-4% जो है सरकार बनाने और उसमें भी करता है, फर्क कर सकता है। तो सबने अपनी गोटियां चली है, अब देखिए किसके हाथ में क्या आता है। नहीं, झांसी में बीजेपी जो है बीजेपी के मुद्दे साफ थे, सुरक्षा व्यवस्था और राशन का मुद्दा और आवास के मुद्दों को लेकर बीजेपी चली और सपा के मुद्दे स्पष्ट थे, महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस। ओल्ड पेंशन ओपीएस से क्या कर्मचारी सपा की ओर डाइवर्ट हो सकता है, सरकारी कर्मचारी? देखिए, 2 चीजें होती हैं, जैसे अभी आपने ही बात की कि जो भाजपा के मुद्दे थे तो मुद्दे बनते नहीं, मुद्दे क्या होते पब्लिक के बीच में ही आते हैं। लोगों ने महसूस किया कि इस बीच में जो है बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया रही, राशन भी लोगों को स्वीकार कर रहे हैं कि राशन भी लोगों को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है। तो जो चीजें लोगों को महसूस हो रही है वो अपने आप क्या होती मुद्दे बन जाते हैं। सपा का जहां तक बात है, ओपीएस वाला आपने जिक्र किया, तो देखिए ओपीएस एक उन्होंने इस प्रकार का लुभावना तो है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये ओपीएस का चर्चा था तो ये सपा का पूर्व में कभी भी वो नहीं रहा, ये चुनाव के समय पर लाया गया है। अगर हम ओपीएस देना ही चाह रहे थे तो हम 5 साल पहले या जब 5 साल हम विपक्ष में थे, हमको शुरुआत से प्रयास करना चाहिए था। हम दबाव डालते दूसरी सरकार के ऊपर कि आप ओपीएस लाइए। ये तो चुनाव से पहले जो है 15-20 दिन पहले घोषणा है और हम लोग लोकतंत्र में जानते हैं कि चुनावी घोषणाएं जो होती हैं जो तत्कालिक होती हैं उनका किस प्रकार का हाथ रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है इसमें, ऐसा ये भी नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा आया। चाहे सपा कांग्रेस पार्टी 40% ही कह रही थी, भाजपा और सपा को भी 33% आरक्षण की बात कहनी पड़ी। इससे लगता है कि कांग्रेस ने महिलाओं को राजनीति के ध्रुव पे लाने की कोशिश की।
देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की कि सब राजनीति में क्या होता है, सब प्रकार के दांव पेच होते हैं। कांग्रेस पार्टी का 7% का वोट यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में रहा है, और पिछले 2-3 चुनावों से जो है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ी है, लगभग पूरी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी है। इस बार पूरी सीटों पर लड़ रही है। ये एक पहला मौका था कि हम 403 पर कांग्रेस जो है लड़ रही है। अब 403 पर लड़ने के लिए जब आपके पास 25 साल से अगर आपके पास सत्ता नहीं है, तो 403 पे कैंडिडेट मिलना, तो चुनाव लड़ना भी आजकल जो है कोई साधारण काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों से बचने के लिए कि इतने कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे और क्या व्यवस्था होगी, और महिलाओं को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये अपना एक उदाव चला कि भाई हम जो है अधिक से अधिक महिलाओं करते हैं, कम से कम महिलाओं का वोट अगर हम 2-3% भी अगर हमारे पास में आता है, तो इससे आगे जो आने वाले चुनाव है, कांग्रेस के लिए वैसे भी ये तैयारी इस चुनाव की नहीं है, कांग्रेस की आगे वाले चुनाव को लेकर के है। तो इससे एक उनको फीडबैक मिलेगा इस चुनाव से कि क्या ये हमारा जो मुद्दा है, महिलाओं ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया। आपके अनुमान के मुताबिक झांसी जिले की कितनी सीटें सपा भाजपा को मिल सकती हैं? देखिए, पिछली बार 19 सीटें थी बुंदेलखंड में, और 19 में से लगभग 19 की बीजेपी के पास में थी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, थोड़ा बहुत प्रत्याशियों का भी अंतर होता है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 सीटें अगर इधर उधर जा रही है, नहीं तो करीब 15-16 सीटें हो सकता है कि जो है वो भाजपा तरफ जाए। ऐसे मतलब सामान्यता देखने में लग रहा है, बाकी वोटर के मन को रीड करना कोई बहुत सरल काम नहीं है। इस चुनाव में दल बदल काफी देखने को मिला। मऊरानीपुर की पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि यादव सपा से भाजपा में आई, और वहीं के बड़े ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक कथूले महाराज भाजपा से सपा में गए, सदर से अरविंद वशिष्ठ कांग्रेस से सपा में गए, बवीना में वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव सपा से भाजपा में गए, और गरौठा में राकेश पाल दीपनारायण के दाएं हाथ कहे जाने वाले वो भी सपा से भाजपा में गए। काफी दल बदल देखने को मिला है। देखिए, क्या है ना, क्योंकि हम लोग इधर बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं, तो हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो हमको इस प्रकार के लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रायः समानता प्रदेश भर में जो है, जो भी कार्यकर्ता की एक कुछ टिकट मिलता है तो दूसरा कहीं ना कहीं जो उसके लिए प्रयासरत करता है। हाँ, यहाँ पर भी फीचर है। बंगाल में आप देखिए, बंगाल में एकदम से ही चेंज हो गए थे, और सरकार बनने के बाद फिर भी लोग इधर चले गए। तो कुछ ना कुछ तो देखिए, चुनाव आते तो सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और राजनीति भी अब मालूम है कि फुल टाइम हो गया है। अब कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल राजनीति करेंगे, दोबारा जब पार्टी मौका देगी, हर आदमी को कंटिन्यूस राजनीति करनी है। तो अगर उसको अपने दल से टिकट नहीं मिल रहा है, तो बाकी जगह से प्रयास करता है। तो ये भी उसी का है कि राजनीतिक में जो परिवर्तन है, इधर परिवर्तन है, सामने देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार भाई साहब, विधानसभा चुनाव की वोटिंग अपने यहाँ कम परसेंटेज में हुई 2017 की कंपेयरिंग में, इससे किसको नुकसान और किसको फायदा देख रहे हैं आप? देखिए साहब, इस बारे में कहना तो बहुत कठिन है कि किसको नुकसान और किसको फायदा हो सकता है, क्योंकि इलाकों में अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में वोटिंग कम हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हुई है वोटिंग। शहरी आबादी में भी आप देखें, जैसे झांसी महानगर की बात करें आप, तो झांसी महानगर के जो पॉश इलाके हैं वहाँ सबसे कम मतदान हुआ है। सिविल लाइन, ठीक है ना, सिविल लाइन से जुड़े 2 मतदान केंद्र है, एसपीआई इंटर कॉलेज, वहाँ पे सिटी की इंटर कॉलेज, इन दोनों में कई सारे बूथ हैं, और सबसे कम वोटिंग यहाँ पर हुई है। और उसी शहर के जो अंदर की आबादी है, वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी रही। सैयर गेट है, तमाम इलाके हैं जहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो इससे आप बीजेपी को नुकसान देख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा सकता। कहीं बीजेपी का वोट बहुत निकला है, तो कहीं विपक्ष का वोट निकला है, नहीं एकदम से हम ये कहते हैं। लेकिन जो इलाके हैं, जैसे कि अब हम बात करें सिविल लाइन, एसपीआई इंटर कॉलेज और हाफिज सिद्दीकी वाले मतदान केंद्रों की, तो हम पिछले चुनाव भी उठा के देखे तो उन चुनाव में भी इन मतदान केंद्रों में वोटिंग सबसे कम थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि सिविल लाइन्स के लोगों ने या पॉस्ट इलाकों के लोगों ने वोट नहीं डाला है। पिछला चुनाव अगर 2017 का देखें या लोकसभा चुनाव देखें 2019 का, तो तब भी वहाँ वही स्थिति थी। अगर बात करी जाए सिलसिलेवार तरीके से सदर विधानसभा से कांग्रेस ने ब्राह्मण पे दाव लगाया था राहुल आचार्य पे, और पासा पाने कैलाश साहू पे बीजेपी का परंपरागत वोट साहू समाज का, उस पर दाव लगाया। और इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ शहर अध्यक्ष सपा में जाते हैं। इन तीनों घटनाक्रम से पिछली बार एक ब्राह्मण था और एक राय समाज का था, एक कुशवाहा समाज का था।
पिछली बार ब्राह्मण एक साथ गया था, क्या इस बार देखिए कुल मिला के मैं तो ये कहूंगा कि सीधा सीधा आमने सामने मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। सदर विधानसभा ही नहीं बल्कि जनपद की चारों विधानसभाओं में कांटे की टक्कर में है। रही बात आपने जो झांसी नगर विधानसभा की बात की, उसमें जो है कि इन्होंने कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा और जो है कि बहुजन समाज पार्टी ने साहू समाज का प्रत्याशी उतारा। तो शुरुआत में जो लग रहा था, जिस समय टिकट फाइनल हुए थे उस समय लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा असर फिर चुनाव आते आते देखने को मिला नहीं। अगर बात करी जाए बबीना विधानसभा की, यहाँ से बीएसपी से दशरथ सिंह राजपूत थे और कांग्रेस ने ब्राह्मण को और बीजेपी से विधायक राजीव सिंह। आपसे पहले ही कहा कि चारों विधानसभाओं में आमने सामने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही है। यहाँ त्रिकोणीय नहीं मान रहे आप? बीएस नहीं, त्रिकोणीय वहां नहीं मान रहे, वहां भी त्रिकोणीय नहीं। और अगर बात की जाए गरौठा में, संजीव निरंजन ने क्या भाजपा सपा में किसको रेंट कर रहे हैं? संजीव निरंजन गरौठा में आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और बसपा का वोट बढ़ने से नुकसान भाजपा को है? देखिए वोट तब कटता है किसी पार्टी का जब जो सामने वाला प्रत्याशी 19-20 की स्थिति में हो। जब 5 और 20 की स्थिति में होता है तो फिर लोग वोट देने से कतराते हैं, फिर जो फाइट में होता है उसको वोट देते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अगर अब बात करते हैं मौलानी विधानसभा में, बड़ा दल बदल देखने को मिला। रश्मि यार भाजपा में गई, फिर अपना दल में टिकट मिला, और वहीं तिलक चंद अहरवाल 1 साल पहले बसपा से छोड़ के सपा में आए। यहाँ क्या स्थिति बनती दिख रहा है? यहाँ भी आमने सामने दोनों लोग सीधी टक्कर में, सीधी अपना दल की रश्मि यार और समाजवादी पार्टी की तिलक चंद अहरवाल। एज किसको मिल रहा आपके अनुसार? हाँ, एज किसको है यहाँ पे? एज देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, मतदाता बड़ा साइलेंट रहा है। और अगर हम बात करें, और पूरे प्रदेश की भी यही स्थिति है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, और मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है। मतदाता साइलेंट होना खतरे की घंटी है सभी प्रत्याशियों के लिए। बिल्कुल, सभी प्रत्याशियों के लिए और सभी पार्टी के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है 10 को। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है।